नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। युद्ध जो होता है वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। आज जो है वो अमेरिका, इज़राइल और ईरान, इन 3 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इज़राइल है, दूसरी तरफ ईरान है। लेकिन इसके बाद भी पूरी दुनिया ये देख रही है कि ईरान जो है वो सुपर पावर के ऊपर भारी पड़ रहा है। आपने कितना नुकसान किया, कितना नहीं किया, लेकिन उसने अपनी छोटी सस्ती मिसाइलों से आपका बड़ा नुकसान कर रखा है। तो एक तरफ तो ये देखा जा सकता है कि युद्ध जो है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए खतरा तो होता ही है कि वो देश कई साल पीछे छूट जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर या ग्लोबल मार्केट पर क्या फर्क पड़ता है। इस मान लीजिए इस दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन उनमें से इन 3 देशों को छोड़ दिया जाए तो क्या 192 देश जो बचे हुए हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ देशों को फायदा भी हो सकता है और कुछ को नुकसान नुकसान भी हो सकता है। जैसे अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया जो है इस वक्त लगभग 6,000 करोड़ डॉलर, या हम कह सकते हैं रसिया की जो भी करेंसी है उतना वो कमा रहा है पर डे के हिसाब से, क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है और वो उस चीज का पूरा फायदा उठा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो गैस की किल्लत जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में हो रही है। केवल अगर चाइना की बात करें तो जो फारस की खाड़ी है, जिसको इस वक्त जो है ईरान ने वहां पे जो है समुद्री माइंस बिछा रखी हैं कि अगर कोई जहाज बिना इजाजत के निकलने की कोशिश करेगा तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। चाइना जो है वो ईरान से लगभग 90% तेल जो है वो इंपोर्ट करता है। और धीरे धीरे ये देखा गया कि अगर गैस की किल्लत आएगी, पेट्रोल की किल्लत आएगी, तो एक टाइम ये आ जाएगा कि जितने भी चीज़ें पका के खाने वाली हैं उसमें हर एक चीज़ आ जाएगी, चाहे वो हमारी डेली यूज की चीज़ें, ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गई, कहीं ना कहीं इसमें जो है गैस या हम कह सकते हैं कि ऑयल का यूज होता ही है। क्योंकि जो फैक्ट्रीज होंगी उनके लिए कहीं ना कहीं बिजली चाहिए होती है, बिजली कहीं और से तो आ नहीं जाएगी। और गैस भी चाहिए होती है, या नॉर्मल अगर हम छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, होटल्स देख लें, बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लें, तो वहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर देखा जाए कि अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो है पूरी दुनिया में मंदी ला सकता है। मतलब चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि हमारी इनकम और जो एक्सपेंस हैं उनमें तालमेल बिठा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये उसकी मंथली सैलरी है, और उसमें जो है वो आज से 4 साल पहले भी उसकी सैलरी मान लो 14 हज़ार थी, आज उसकी 15 हज़ार हो गई। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आज से 4 साल पहले अगर वो 700 500 का सिलेंडर लेता था, आज वो 1,000 का ले रहा है। आने वाले टाइम में जो है 1200 का भी हो सकता है। पेट्रोल 70 रुपए से आज 100 रुपए में ले रहा है। खाने की चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि आज 20 रुपए की, और कल अगर वो कल 30 रुपए 40 रुपए हो गई, तो इनकम जो है और एक्सपेंस जो होगा उसमें आप खुद ही सोच सकते हो कि 50% या 40% अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी और इनकम तो बढ़नी नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक आम आदमी के लिए दिक्कतें पैदा करेंगी। अब ये जो फारस की खाड़ी है, यहाँ से केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि जो तेल और गैस ही आती है। यहाँ से 4 तरीके के कंटेनर्स आते हैं, 3 या 4 तरीके के, जिसमें एक बल्क कैरियर होता है। बल्क कैरियर जो होता है वो ऐसा जहाज होता है जो ऊपर से पूरा बंद होता है, उसमें सारा माल रखा जाता है और ऊपर से सील कर दिया जाता है। इसके अलावा कंटेनर शिप आता है। कंटेनर शिप मतलब एक, आप देखते होंगे कि सड़कों पर जो बंद वाली पूरी ट्रकें निकलती हैं, तो ऐसे कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर सामान होते हैं। इसके अलावा जो हमारी एलपीजी आती है, या जो भी गैस, नेचुरल गैस जो आती है, वो वीएलसीसी के जो
कैरियर होते हैं, जो शिप होते हैं जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, उनमें आती है। अगर हम एनजी, कहीं पे आप एलएनजी देखेंगे, सीएनजी देखेंगे, तो एनजी का मतलब है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वो नाली में भी होती है, सेप्टिक टैंक में जो गैस बनती है उसमें भी नेचुरल गैस होती है, कोई चीज़ सड़ जाती है उसके बाद जो स्मेल आती है वो भी नेचुरल गैस होती है। तो नेचुरल गैस हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको कंप्रेस कर पाना, उसको हम कह सकते हैं आसान नहीं होता इन छोटी छोटी जगहों पे। इसलिए जो है जब उसको कंप्रेस करके किसी सिलेंडर वगैरह में भर दिया जाता है तो सीएनजी हो जाती है, जो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग। पाइपलाइन के लिए आपने देखा होगा जो यूज होती है पाइपलाइन के, बड़े बड़े शहरों में 40-40 50-50 मंजिल की बिल्डिंग होती है, तो सिलेंडर लेके कौन आए जाएगा, तो वहाँ पे पाइपें लगा दी जाती हैं, उसी से जो है एक मीटर लगा दिया जाता है और उसी में जो है सारी चीज़ें, मतलब मीटर के थ्रू पता चल जाता है कितनी गैस खर्च हो रही है। तो वो पाइप नेचुरल गैस हो जाता है, पीएनजी बोलते हैं उसे। इसके अलावा एलएनजी होता है, लिक्विड नेचुरल गैस, तो एलपीजी बोल सकते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, गैस सारी नेचुरल ही होती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज किया जाता है उस पर ही डिपेंड हो जाता है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ये आए थे कि बैरल जो है वो बैरल के हिसाब से होता है, तो एक बैरल में जो है 159 लीटर होते हैं। तो कितने का बैरल है, कौन देश सस्ता दे रहा है, कौन देश महंगा दे रहा है, ये लड़ाई जो है ये खाड़ी के देश में हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे देश जो है ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट में देखें तो 17 देश आते हैं, और इधर खाड़ी के देश देखें तो इसमें 6 आते हैं। मिडल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है जिसे यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर है, कुवैत है, ओमान है, यमन है, बहरीन है, इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है, तुर्की है, मिस्र है, साइप्रस है। ये सारे के सारे देश जो हैं ये मिडल ईस्ट के हैं। और जो ये युद्ध हो रहा है ये हो 3 देशों के बीच में रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका। लेकिन इसका नुकसान जो है वो खाड़ी के देशों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका को अपने एयरबेस दे रखे हैं कि आप अपने जंगी जहाज, अपनी मिसाइलें यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आपको ईरान पर हमला करने में आसानी रहे। जिसमें सऊदी अरब एक है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है। तो ये वो देश हैं जो अ, खाड़ी के देश हैं, जो गल्फ ऑफ, जो फारस की खाड़ी है उसके आसपास के जो देश हैं। अब अगर इजराइल की बात करें तो 1980 में कहा जाता है कि अमेरिका ने एक बार इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर को वहीं पर इजराइल ने गिरा दिया था, ईरान ने गिरा दिया था। और ईरान ने गिराने के बाद उनके कई सारे सोल्जर्स भी जो है कैप्चर कर लिए थे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस बार जो हमला हुआ वो कितना दर्दनाक हो सकता है। बताया जाता है कि एक ईरान का स्कूल था जिसमें 5 से 6 साल की बच्चियां पढ़ती थी। तो पहले उस स्कूल पर अमेरिका अटैक करता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है। तो जो बच्चे होते हैं उनको एक हॉल में, सारे बच्चों को निकाल के एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है। अब सोचिए कि 5-6 साल की बच्चियां थी और उसमें 130 बच्चों की मौत हो जाती है। तो सिविलियंस को टारगेट किया गया, और एक तरफ ये दावा ये कर रहे थे कि हम जो है ईरान में, ईरान के जो लोग हैं उनको आज़ादी देना चाहते हैं। आज़ादी के नाम पे आपने जो है 130 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। ये वो देश हैं जिनके टॉप लीडर्स का नाम जो है एप्स्टीन फाइल्स में है। ये वो देश हैं जिन्होंने गाजा को शमशान घाट बना दिया, और इनके लिए जो है इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है।
अब ये सोचिए कि ऐसा नहीं कि जो इजराइल के लोग हैं वो खुश हैं, वो भी नेतन्याहू से बहुत, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कई जो ग्लोबल न्यूज़पेपर्स हैं वो लगातार ये प्रिंट कर रहे हैं कि इजराइल में भी प्रोटेस्ट चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। और अगर ये युद्ध ना हो रहा होता तो नेतन्याहू की जो सरकार है वो अभी तक जा चुकी होती, कोई नया प्रधानमंत्री आ चुका होता। सेम थिंग है कि ईरान के अभी एक मिनिस्टर ने शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि ईरान पर जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया वो, उसमें ईरान की कोई गलती नहीं थी। इजराइल के दबाव में आकर जो है यूएसए ने ये हमला किया। अब ऐसी कौन सी चीज़ है कि इजराइल के दबाव में अमेरिका आ जाता है? तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि अमेरिका की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, गूगल से लेके, टेस्ला से लेके, और जो भी आप जितनी भी लगभग 20 से 30 कंपनियां जो टॉप लेवल की हैं, जिनकी इकोनॉमी किसी एक बड़े देश के बराबर है, तो वो सारी कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यूस की हैं, यहूदियों की हैं। तो उन उन कंपनियों की वजह से जो है शायद अमेरिका पर दबाव रहता है। लेकिन किस तरीके से जो है हम ह्यूमन राइट्स का सत्यानाश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है अभी तक जो कहा जाता था नाटो की सदस्य और जो दुनिया भर के जो ग्रुप बनाए गए थे पीस के लिए, शांति के लिए, लेकिन सारे के सारे धरे रह गए। गैस जो है वो केवल और केवल जहाज़ों से ही नहीं आती। हमारे ईरान और इंडिया के बीच में एक पाइपलाइन है जिसको तापी बोलते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया तक एक पाइप है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में तो एक पाइप पूरी डाली गई है जिसको तापी बोलते हैं। और इसमें है क्या कि इसके थ्रू जो है नेचुरल गैस आती रहती है। भारत ने एक प्रपोजल दिया था कि एक पाइप जो कि कम डिस्टेंस की होगी, जो कि सीधे ईरान से पाकिस्तान और फिर इंडिया, मतलब बीच में केवल और केवल पाकिस्तान पड़ता, तो एक पाइपलाइन डाल देते हैं जिससे क्या होगा कि जो हमें जहाज़ों के थ्रू लाना पड़ता तो वो थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। इस पर ईरान भी राजी था, पाकिस्तान भी राजी था और इंडिया भी एग्री था। ये बात 2019 की है। लेकिन फिर सोचिए कि या तो हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है या तो हम अमेरिका के दबाव में हैं। यहाँ पर होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मना कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा ये दबाव बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो क्या होता है, ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। अब सोचिए वो ईरान जो हमें 12%, 12.5, 12 या 12.5% जो है कम दाम में, चाहे वो क्रूड ऑयल जो होता था वो देता था, और गैस जो भेजता था उसका जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता था वो नहीं लेता था। इसके अलावा दो चीज़ें तो ये हो गई, 12% कम में भी देता था, गैस जो भेजता था उसका कोई चार्ज नहीं लेता था। इसके अलावा ये था कि वो 60 दिन का उधार देता था। अब सोचिए कि एक देश इतनी सहूलियत दिखा रहा था, 60 दिन का उधार देने के लिए वो कहता था ले जाओ आप क्रूड ऑयल, उसको अपनी रिफाइनरी में ले जाओ, उसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और जो भी निकल सकता है, मोबिल, ग्रीस, जो भी निकल सकता सारा कुछ निकाल लो, मार्केट में पहुंचा दो, 60 दिन में बिकी जाता है। उसके बाद जो पैसा आए उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लो, जो बचे वो हमें वापस कर दो। तो इतनी सहूलियत देता था। कई बार तो ये हुआ कि उसने कहा कि हमें पैसे मत दो, कुछ जो उसे सामान चाहिए होता था तो भारत उसको एक्सपोर्ट कर देता था। तो सोचिए कि इतनी सहूलियत थी कि पैसे भी कई बार नहीं देने पड़ते थे। इसके अलावा जो पैसा बच जाता था वो कहता था हमें डॉलर में ना देकर रुपया में दे दो। सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि अगर किसी देश को, कोई देश आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपकी करेंसी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, आपके देश की जो है जो गरीबी है वो दूर की जा सकती है।
एक इल्ज़ाम और लगता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया था, ये सच है। लेकिन ये आधा अधूरा सच है। जब 1965 की बात करते हैं तो 1965 में जो है रजा पहलवी की सरकार थी, किंग रजा पहलवी की सरकार थी। और वो सरकार जो है वो यूएसए की, अमेरिका की एक पपेट सरकार थी। वो जैसा उनसे कहते थे वो वैसे करते थे। और उस वक्त जो है लिंडन जॉनसन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने खुलकर जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और पाकिस्तान को जो है पैटर्न टैंक दिए थे। और पैटर्न टैंक देने के बाद जब वीर अब्दुल हमीद ने उन पैटर्न टैंक को उड़ा दिया था, कई सारे उनके पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। उसके बाद जो है अमेरिका ने ईरान से ये कहा था कि 12 हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान को भेजो। 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को भेजे गए थे। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि उस वक्त जो है कोई खुमैनी नहीं थे, ना खामनेई थे। उस वक्त रजा पहलवी थे। लेकिन जिसके बाद जो है वहां पर तख्ता पलट होता है, खुमैनी की सरकार आती है। और खुमैनी की सरकार आने के बाद जो है जब अरब के लगभग 57 देश एक तरफा सपोर्ट कर रहे थे कि जो पीओके है वो पाकिस्तान का है, उस वक्त ईरान साथ खड़ा था। वो हमारे फेवर में था। इसके अलावा पाकिस्तान सॉरी अमेरिका जो है वो कई सारी अपनी जो डिफेंस का दावा करता था उसकी कमजोरियां सामने आई। एक इनका रिफ्यूलर जहाज था। तो वो जहाज ऐसे थे, इसका नाम है KC-130। ये उड़ते उड़ते जो है रिफ्यूलिंग कर देते थे, मतलब तेल जो है दूसरे जहाजों को दे देते थे। तो ये दो जहाज उड़ते समय जो है ये बताया जाता है कि जब ये रिफ्यूलिंग कर रहे थे उस समय ये मार गिराए गए। इसके अलावा 5 सऊदी अरब के जो है जो एयरबेस था उस पर खड़े हुए थे। ईरान ने वहां पे एक मिसाइल छोड़ी, पांचों खत्म हो गए। इसके अलावा लेबनान ने जो है इजराइल का सैटेलाइट स्टेशन उड़ा दिया। ईरान ने जो है बगदाद में जो अमेरिका का दूतावास था उसको उड़ा दिया। तो आप सोचिए कि किस तरीके से अमेरिका का नुकसान किया है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये अभी जल्द में आप पढ़ेंगे कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जिस तरीके से लड़ रहा है हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो उम्मीद तो नहीं थी लेकिन महंगा पड़ गया, अब क्या करोगे।